Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Angel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institutes provided to you fully well developed digital classroom and the practical lab. जी हाँ दोस्तों, आज के हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं PYQ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की यूपी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन से सीखेंगे कि आने वाले क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम में होंगे वो किस तरीके से होंगे, इस बात को समझना है। पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। देखेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है यूपी बोर्ड में। यदि हम बात करें यूपी बोर्ड एग्जाम की तो टोटल क्वेश्चन 9 पूछे जाते हैं, 9 क्वेश्चन होता है, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। और इस 9 क्वेश्चन में जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है ये एमसीक्यू टाइप का होता है। एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होते हैं इसे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होते हैं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चन की संख्या जो है 5 होती है और इसमें भी क्वेश्चन की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होते हैं ये भी 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग समझते जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। आइए समझते हैं कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं और क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। यदि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, याद रखे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होते हैं ना 4 ठे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ध्यान में रखे रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन से भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ध्यान रखे रहेंगे, पूछ क्या रहा है, पुष्प के कौन सा भाग नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। आप यहां नोटिस करिए, यदि गुरु बीजाणु की बात करें, गुरु बीजाणु धानी की बात करें तो ये मादा जनन अंग को निरूपित करता है। परागण क्या है, ये वास्तव में परागण एक प्रक्रिया है जिसमें नर जनन अंग या फिर मेल स्पोर फीमेल के पास जाता है और ये पुष्प के मादा जनन अंग को गाइनीशियम कहते हैं। मींस ये तीनों नहीं होने वाला है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। पुमंग जो होते हैं जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। यदि यूपी बोर्ड की बात करें ना, ये काफी स्कोरिंग होता है। जिस तरीके से आप लिखेंगे उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और वैसे ही आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है और आंसर दीजिए। पूछा है मनुष्य में संतानों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? आप देखिए, यदि फीमेल की बात करें ना, इसमें एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अंडाणु की साइज की बात करें भाई, इससे नहीं होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु के माप से भी नहीं होता है, यानी पिता के लिंग गुणसूत्र में जिसमें क्रोमोसोमों की संख्या एक्स और वाई होता है और वाई ही यह डिटरमाइन करता है कि होने वाला प्रोजनी मेल होगा कि फीमेल होगा। तो 2 क्वेश्चन हम लोग यूं सॉल्व कर लिए क्योंकि क्वेश्चन ही आसान था, इसलिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां पे किया जाता है? ध्यान में रखे रहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें ना, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है। मींस यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वेल एज एग्रीकल्चर फील्ड एंड द मेडिकल फील्ड, दोनों में यूज किया जाता है। अठोल यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, इन दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। पूरे 3 क्वेश्चन सॉल्व किए और तीनों का आंसर क्या हुआ आपके सामने ही सही निकला। ये तो क्वेश्चन आप बिल्कुल ही गलत करने जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसे भारत का जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है? तप्त स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? देखिएगा, हॉट स्पॉट की बात कर रहा है। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं आप यहां नोटिस करिए। यदि एग्जैक्ट आंसर की बात करें ना, हॉट स्पॉट वे रीजन होते हैं जहां पे स्पीसीज की संख्या कम होती है और वो सिर्फ उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन रीजन को हॉट स्पॉट कहा जाता है। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होने वाला है पश्चिमी घाट को हम लोग कहते हैं जैव विविधता का, भारत के जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। आंसर नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे अरावली पर्वत लगाए हैं, बट अरावली पर्वत नहीं होने वाला है, ये कुछ और है। अभी न्यूज के चैनल में चल रहा था इसलिए आपने माइंड डिस्टर्ब किया और अरावली पर्वत लगा दिया। लेकिन एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला क्या है? भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट रीजन किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट को कहते हैं, ना कि अरावली पर्वत को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन और चारों क्वेश्चन हूबहू आपने 4 नंबर पा लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमने पहले ही बात किया था कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क, ख, ग, घ और अंग तक, सॉरी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान में रखे रहिएगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पांचों जो क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के होते हैं। यदि आप थोड़ा सा माइंड लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ना कि तो आप एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन पे पा सकते हैं और आप जो है 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं और आंसर आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पाते हैं। ठीक है बातें, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब एक चीज नोटिस करिए, मैंने आपको क्लास में भी बताया था यदि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें, टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स एक्स वाई या फिर 44 प्लस एक्स 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 हो जाता है, इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम क्या होता है जिसमें 44 प्लस एक्स 0 हो जाता है। एटोल कह सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोमों की संख्या 44 प्लस एक्स यानी 45 हो जाती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44 प्लस 3 यानी 45, 46, 47 हो जाता है। ये चीज याद रखे रहेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? 47 होता है और टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। ठीक है बातें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। सबका मैं क्वेश्चन का आंसर भी बताते चलूंगा और आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि आगे लाइफ में कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस न करना पड़े। आइए देखते हैं। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? याद रखे रहेंगे, नर जर्म कोशिकाओं का बात कर रहा है। ये जर्म कोशिका का मतलब क्या? शुक्राणु निर्माण करने वाली कोशिकाएं, जर्म कोशिकाएं ये शुक्राणुओं का निर्माण कर रही हैं। जैसे मान लीजिए शुक्राणुओं का निर्माण करने वाला कोई एक सेल है, इसमें क्रोमोसोमों की संख्या जो है 2n है। तो 2n है तो इसके जब ये स्पर्म का निर्माण करेगा तो स्पर्म के निर्माण के समय आपको पता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या n होने वाला है। n को क्या बोलते हैं? 23 बोलते हैं। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और वह प्रक्रिया जिसमें 2n से क्रोमोसोम n होता है इसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, इसे मियोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। MEOSIS मियोसिस सेल डिवीजन, हिंदी में इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ध्यान में रखे रहेंगे। यानी जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो है शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। आंसर सही हुआ और 1 नंबर आप अपने घर पे लेकर के चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? देखिए
ये कह रहा है परागकण मातृकोशिका की बात कर रहा है। अभी हमने बताया हुआ है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये मान लीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये जो है MMC है, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी परागकण मातृकोशिका। और ये परागकण मातृकोशिका से क्या बन रहा है, 4 ठे स्पोर बनना है, 4 ठे क्या बनना है, स्पोर बनना है। और स्पोरों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, n होती है। और परागकण मातृकोशिका में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 2n होती है। यानी परागकण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखेंगे 2n होती है। 2n को दूसरे वर्ड में डिप्लॉयड भी कहा जाता है, ठीक है, द्विगुणित भी कहा जाता है। आप लिख सकते हैं परागकण मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, मींस जो है डिप्लॉयड होती है। ठीक है बातें, क्वेश्चन सही है, आंसर भी आप जो है हूबहू वैसे ही लेकर के गए जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। उस एंजाइम का नाम लिखिए, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के खंडे को, अणुओं को, ऐसे करिए डीएनए के खंडों को तोड़ने में कार्यरत होता है। आप ध्यान में रखे रहेंगे, सपोज दैट यदि ये डीएनए मॉलिक्यूल है तो डीएनए को तोड़ने के लिए, काटने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। उस एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। तो याद रखे रहेंगे, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के अणुओं को खंडों में तोड़ता है। वास्तव में उस एंजाइम का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम नाम है। अब लास्ट बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्या है, समष्टि में पिरामिड परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। अब यहां पे देखिए परिकल्पित पिरामिड पूछा हुआ है, मींस आप एक चीज ध्यान रखे रहेंगे, किसी भी समष्टि में पिरामिड जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। पिरामिड की बात करें ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो पिरामिड होता है ना उसे आयु पिरामिड कहा जाता है, एज पिरामिड कहा जाता है, आयु पिरामिड कहते हैं। और दूसरा जो पिरामिड होता है ना उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड बोलते हैं। अब एक चीज देखिए, आयु पिरामिड 3 प्रकार का होता है। एक होता है बढ़ती पिरामिड जो त्रिभुज के आकार का होता है, एक होता है डंबल शेप्ड पिरामिड, और एक होता है घटती पिरामिड। घटती पिरामिड को बेल शेप्ड पिरामिड के नाम से जाना जाता है। और पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संख्या के आधार पर पिरामिड, एक होता है भार के आधार पर पिरामिड, और एक होता है नंबर के आधार पर पिरामिड, ऐसे कह लीजिए ऊर्जा के आधार पर पिरामिड, ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। तो ये इतने प्रकार के परिकल्पित पिरामिड होते हैं। किस प्रकार के होते हैं मैंने ये बात आपको समझा दी। एक बार और देखिए, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, याद रखे रहेंगे पिरामिड 2 प्रकार के, एक होता है आयु पिरामिड और एक होता है पारिस्थितिकी पिरामिड। आयु पिरामिड 3 प्रकार के, घटती, बढ़ती और स्थिर पिरामिड कहलाता है। और पारिस्थितिकी के आधार पर पिरामिड 3 प्रकार के, संख्या के आधार पर, भार के आधार पे और ऊर्जा के आधार पर पिरामिड होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने आंसर काफी अच्छे से समझ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की खासियत बात है, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन मिलते हैं और ये पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। आप यदि चाहें तो 2 में 2 नंबर ला सकते हैं। आइए देखिए कैसे 2 में 2 नंबर लेकर के आना है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन क्या है और आंसर अपने माइंड में देखिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अब इसको समझना है ना, आप एनसीईआरटी के इस लाइन पे आ जाइए, आप देखेंगे ना समझ में आ जाएगा। यहां पे आपको याद है हमने ये चीज आपको क्लास में पढ़ाया हुआ था। ये चीजें हैं क्या, ये वास्तव में एक पक्षी ही है जिसमें मुर्गे की बात करें इसमें जेड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जेड होता है, ध्यान में रखे रहेंगे।
मुर्गे में क्रोमोसोम क्या होता है, जेड जेड होता है, और इसमें क्या होता है, जेड डब्ल्यू होता है। यानी यहां पे लिंग निर्धारण का काम कौन करेगी, फीमेल करेगी, बल्कि मेल नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जेड डब्ल्यू है और यहां पे क्या है, जेड जेड है। यानी जिसमें जेड डब्ल्यू होगा वो मुर्गी हो जाएगी, मीन्स ऐसे कह लीजिए पक्षियों में फीमेल हो जाएगी, और जिसमें जेड जेड होगा वो पक्षियों में क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल बताया था। ड्रोसोफिला का जो फीमेल होती है एक्स एक्स होता है, और मेल जो होता है एक्स वाई होता है। ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में भी एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आसानी है। क्वेश्चन क्या था, पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट करिए। तो आंसर डायरेक्टली ऐसे होगा कि पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक्स एक्स और जेड जेड और जेड डब्ल्यू के आधार पे देखने को मिलती है। जिसमें जेड डब्ल्यू होगा वो फीमेल पक्षी हो जाएगी, और जिसमें जेड जेड होगा वो मेल पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्या कह रहा है, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बस आपको चित्र बनाना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें लिखनी नहीं है। स्वच्छ नामांकित चित्र किसका कह रहा है, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का चित्र बनाना है। आप यहां पे देखिए डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का संरचना बात करें ना, डीएनए के दो स्टैंड होते हैं। हमने आपको बहुत पहले बताया था, क्लासरूम में बताया था। जो डीएनए होते हैं ना वो डबल स्टैंड के होते हैं, इस तरीके से होते हैं। एक स्टैंड दूसरे स्टैंड के पूरक होते हैं, मींस कंप्लीमेंट्री होते हैं। यहां पे गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है, थाइमिन एडेनिन से जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है। एक चीज यहां पे ध्यान में रखे रहेंगे, यहां पे होता क्या है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और थाइमिन और एडेनिन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बस ऐसे ही आपको एक डायग्राम बना देना था, यही डायग्राम पूछा हुआ है। वॉटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलित मॉडल को बताइए, डीएनए की संरचना को बताइए। बस ये संरचना आप बता देंगे, आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन का नंबर आप अपने घर लेकर के जाएंगे। क्वेश्चन क्या था, वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ चित्र बनाना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा क्या है, ध्यान में रखे रहेंगे। प्रतिरक्षा क्या है, इस चीज को जरा नोटिस करिए। प्रतिरक्षा हमारे शरीर में, मींस मानव के शरीर में किसी भी जीवाणुओं से लड़ने हेतु, किसी भी जीवाणुओं से लड़ने हेतु एक रक्षा तंत्र पाया जाता है, जिस रक्षा तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। याद करिए, प्रतिरक्षा क्या है, मानव शरीर में जीवाणुओं से लड़ने हेतु, वायरस से लड़ने हेतु एक तंत्र पाया जाता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। हालांकि मानव में प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा तंत्र, और एक को बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। ये हमने क्लास में बताया हुआ था, बिल्कुल आप दो में दो नंबर लेकर के जाइए। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, मानव में जीवाणुओं से लड़ने के लिए एक विकसित क्षमता पाई जाती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। दो तरीके का होता है, एक होता है सहज प्रतिरक्षा तंत्र और एक होता है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा एक चीज और भी देखिए, कभी कभी सहज प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर भी पूछ लेता है, तो इस चीज को समझना है। तो आइए हम आपको दूसरे स्क्रीन पे लेकर चलते हैं, वहां पे बताएंगे प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। ये देखिए, ये एंटीबॉडी होता है। वास्तव में प्रतिरक्षा तंत्र में जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, हमारे शरीर में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक को बोला जाता है बी लिम्फोसाइट्स और एक को बोला जाता है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का मेन काम होता है वायरस का आइडेंटिफिकेशन करना, बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करना, बल्कि बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। ये है एंटीबॉडी, इसे बोलते हैं प्रतिरक्षीय प्रोटीन। एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी था कि प्रतिरक्षीय प्रोटीन की संरचना बताइए, कुछ नहीं होता है, बस वाई शब्द का होता है, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। वाई शब्द का होता है ये प्रतिरक्षीय प्रोटीन की संरचना। देखिए कैसा होता है, इस तरीके का, इस तरीके का।
दो ठे लाइट चैन होते हैं L2 और दो ठे हैवी चैन होते हैं H2, इसीलिए L2 और H2 के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है बातें, ये रहा प्रतिरक्षीय अणु की संरचना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए क्या है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, आर्किड का पौधा जो आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच की पारस्परिक क्रिया को आप किस तरीके से समझाएंगे। इस बात को समझना है ना, तो पहले ये समझिए कि आम के पेड़ पे आर्किड का पौधा उग कैसे रहा है। आप यहां देखिए, ये देखिए, ये तो खैर क्लियर हो नहीं रहा होगा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं क्लियरिटी दिखाने के लिए। ये रहा आम का पेड़, ठीक है, और इस आम के पेड़ पे ये देख रहे हैं ना, कुछ पौधे निकले हुए हैं। आम के पेड़ पे कुछ पौधे निकले हुए हैं और ये जो पौधे कहलाते हैं, इस तरीके के पौधे आर्किड कहलाते हैं। ये वास्तव में क्या है, कॉमनसिलिज्म का एग्जाम्पल है। अब कॉमनसिलिज्म क्या है इस बात को समझिए। कॉमनसिलिज्म में मान लीजिए ये आर्किड का पौधा है, ये आम के पेड़ पे निकला हुआ है, तो आर्किड का पौधा क्या कर रहा है, आम के पेड़ से खाना ले रहा है, यानी आर्किड के पौधे को क्या हो रही है, लाभ हो रही है। लेकिन आम के पेड़ को ना ही लाभ और ना ही हानि हो रही है, यानी ये क्या है, प्लस जीरो का रिलेशनशिप मिल रहा है, और प्लस जीरो का रिलेशनशिप हमेशा ही कॉमनसिलिज्म कहलाता है। ये बात हमने आपको बहुत पहले बताया था, क्लास में बताया था। तो आर्किड का पौधा जो आम के पेड़ पे निकला हुआ है, वो किस चीज का एग्जाम्पल है भाई, किस तरीके की पारस्परिक क्रिया कर रहा है, कॉमनसिलिज्म का, सहभोजिता का कर रहा है, हिंदी में कह लीजिए। आप इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर्किड का पौधा जो आम के पेड़ की शाखाओं पर उग रहा है, वो आपस में सहभोजिता पारस्परिक क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने हूबहू ऐसे ही आपको क्लासरूम में बताया हुआ था। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखित निरूपित कीजिए। अब देखिए अपघटन चक्र क्या होता है, और अपघटन चक्र पूछ भी कहां रहा है, एक स्थलीय पारितंत्र में पूछ रहा है। इस चीज को समझिए, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको क्लासरूम में समझाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके स्क्रीन पे। सपोज दैट ये जो है ना एक पारितंत्र है, ये क्या है, एक पारितंत्र है, और पारितंत्र में हो क्या रहा है, ये आम का पेड़ जो है इसकी टहनियां कट करके मिट्टी पर गिरी हुई है। तो मिट्टी पे टहनियां जब गिर रही है तो जाहिर सी बात है ये सड़ेगा, और सड़ेगा तो इससे क्या निकलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने वाला है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, और फिर ये पौधा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पौधा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस इसी तरीके का एक आरेखित चित्र बना देना था कि न्यूट्रिशन साइकिल, और जो सड़ने का चक्र जो है वो क्या है। ठीक है, इसमें हम प्रोसेस भी बताए थे, लीचिंग बताए थे, फ्रेगमेंटेशन बताए थे, ये सब बातें हमने किया था। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्व करा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन देखिए, वास्तव में ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्कोरिंग होते हैं। स्कोरिंग कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उसी तरीके से नंबर भी पाने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करिए। भाई एक अंतर लिखेंगे ना 1 नंबर का, 2 अंतर लिखेंगे 2 नंबर का, और 3 अंतर लिखेंगे पूरे 3 में 3 नंबर पाने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से जरा नोटिस करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए हम आपको 3 नहीं 4 बताते हैं। लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी के बीच में अंतर क्या होता है, यहां देखिए। हालांकि 3 को ही नोटिस करिए, नीचे एक और है, इसे भी हम आपको बताने वाले हैं। लघु बीजाणु धानी की बात करें ना,
याद रखे रहेंगे। लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होती है। इसका विकास पराग कोश के चारों कोनों पर होता रहता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो है बीजांड का निर्माण होता है। इसी सामान्यतः बीजांड कहते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा, मध्य त्वचा तथा टैप्टम लेयर पाया जाता है, लेकिन गुरु बीजाणु यानी बीजांड के चारों तरफ जो है इंटेगुमेंट होता है। मींस इंटेगुमेंट का मतलब अंतः अध्यावरण होता है। तीसरा अंतर देखिए, अनेक बीजाणु मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य मात्रा में परागकण यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और इसमें केवल एक ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। बनते हैं तो 4, लेकिन 3 खत्म हो जाते हैं और एक ही क्रियाशील रहता है। लघु बीजाणु का निर्माण लीनियर होता है और टेट्राहाइड्रल होता है, और लेकिन इसमें क्या है, एक रेखीय क्रम में होता है। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। नेक्स्ट और भी बात कर लें, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये रहा अंतर। किसके बीच का अंतर है भाई? किसके बीच का अंतर मैंने बताया आपको? हमने बताया है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई 3 अंतर स्पष्ट करिए। हमने आपको 5 अंतर स्पष्ट करा दिया, और इसमें से कोई भी आप एग्जाम में लेकर के चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे समाज में लड़कियों के पैदा होने पर केवल दोष महिलाओं को किया जाता है। क्या ये बात सही है? और यदि सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है? क्वेश्चन का आंसर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। यदि मेल की बात करें ना, मेल की बात करें तो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें XY है यही लिंग का निर्धारण करेगा। लिंग का निर्धारण कौन करेगा? XY वाला। और XY किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। XY किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। तो मेल क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करेगा, ना कि फीमेल का काम करेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा नहीं। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पे ये मादा को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रोगाइमस शो करते हैं, मींस XY क्रोमोसोम को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल संकरण क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या करिए। अब ये देखिए है क्या? मेंडल का प्रभाविता नियम कह रहा है एकल संकरण क्रॉस कराइए। भाई एकल संकरण क्रॉस का मतलब ये होता है ना, मान लीजिए ये कैपिटल T है और स्मॉल t। आप यहाँ एकल संकरण क्रॉस मैं आपको यहां करा करके दिखाता हूं। देखिए ये है कैपिटल T, ये क्या है? कैपिटल टी, और ये क्या है? स्मॉल टी। इसे क्या बनेगा? कैपिटल टी, और इसे क्या बनेगा? स्मॉल टी। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। जनरेशन कौन सा होने वाला है? F1 जनरेशन। आप यहां नोटिस करिए F1 जनरेशन में होगा क्या कि जो भी यहां पे F1 जनरेशन में यदि ये लंबा है और वो बौना है तो सिर्फ लंबापन दिखाई देगा। यानी लंबापन क्या है? प्रभावी है, और बौनापन यहाँ पे क्या है? अप्रभावी है। चूंकि मेंडल ने यहाँ पे प्रभाविता की बात की थी, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। यदि इसका F2 जनरेशन का रेशियो देखेंगे ना, याद रखे रहेंगे F2 जनरेशन कैसे बनाते हैं। देखिएगा इस तरीके का एक क्वाड्रेट बताते हैं। इधर की तरफ कैपिटल T स्मॉल टी मिलेगा। देखिए कैपिटल टी इस तरीके से बनने वाले। ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, यानी 3:1 का अनुपात आ रहा है फिनोटाइपिक। और जीनोटाइप की बात करें 1:1 का अनुपात आता है। ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ये बता दिया एकल संकरण का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है डीएनए के द्विकुंडलित में कौन सी विशेषता वाटसन और क्रिक के डीएनए प्रकृति सेमी कंजर्वेटिव रूप में कार्पिल करने का सहयोग करती है, इसकी व्याख्या करिए। इसके लिए तो मैं आपको एक छोटा सा इमेज ही दिखा दूंगा। वही बात सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आप आ जाएंगे। देखिए ये बात हमने बताया हुआ था। डीएनए के पास 2 स्टैंड होते हैं, ऊपर वाले स्टैंड को कोडिंग स्टैंड, नीचे वाले को टेम्पलेट स्टैंड कहा जाता है। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो दोनों
दोनों जो होते हैं ना स्टैंड अलग अलग होते हैं और दोनों स्टैंड पे एक पे कॉन्टिन्यूअस और दूसरे वाले पे डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जिसे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं और इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। यही खासियत है जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को सबसे अलग कर देती है। ठीक है बातें। नेक्स्ट देखिए, ये तो बात किसकी हो गई, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूं ना, आपको मैं दो बीमारी बता के जा रहा हूं और दोनों बीमारी रट जाइएगा, एक बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में मैच करने वाला है। एक मलेरिया का जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए और एक कैंसर का नामांकित चित्र बनाइए। इन दोनों में एक 100% आपको मैच करने वाला है और जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो आपको सोचना क्या है, मैं जो कह रहा हूं वो आप पढ़ जाओ। क्या चीजें हैं, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मलेरिया की बात करें ना, मलेरिया तीन पैथोजेंस के कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। एक और भी होता है प्लाज्मोडियम मैलेराई। ये 4 जातियां होती हैं जो मलेरिया को कॉज करती हैं। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाना है, हालांकि मैंने अपने नोट्स में बना करके तो दिया है, आपको नोट्स में बनाए ही होंगे। मलेरिया का जीवन चक्र ये लीजिए, मलेरिया का जीवन चक्र। सबसे पहले एक संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर काटेगी और वो काटेगी तो स्पोरोजोइट्स आपके लिवर में जाएंगे, लिवर्स के सेल्स को डैमेज करेंगे, फिर वहां से निकल करके आरबीसी के पास जाएंगे। आरबीसी से केमिकल निकलेगा हीमोजाइम, जिसके कारण से आपको ठंड लग करके बुखार आएगी, जर्म कोशिकाएं बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ऐसे ऐसे करके जाएंगे। यही होता है मलेरिया का जीवन चक्र का नामांकित चित्र। ठीक है, बातें समझ में आ गई। इसी तरीके का क्वेश्चन का आंसर लिखना है और डायग्राम भी इसी तरीके से बनाना है। मलेरिया का जीवन चक्र रहा आपके स्क्रीन पे, आंसर भी मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मलेरिया था, यहां देखिए। नेक्स्ट है जैविकी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रमण रोगों को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार हमारी सहायता करती है। ठीक है, बात देखिए, जैविकी माने जीव विज्ञान जो है संक्रमण रोगों को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार हमारी सहायता करती है, इस चीज को देखिए। भाई जीव विज्ञान जो संक्रमण रोग है ना, उस रोग को फैलने से रोकती है। ये सहज प्रतिरक्षा तंत्र, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र तो हमने बता ही दिया था। ये देखिए, जीव विज्ञान यदि आप पढ़ते हैं, रोग जनकों की पहचान करने में मदद करती है जीव विज्ञान। दूसरा, टीकाकरण की सहायता से रोगों को ठीक करने में मदद करती है। प्रतिजैविक मींस एंटीबायोटिक्स, दवाइयां खिला करके आपको सही करती है। संचारण चक्र को तोड़ना बायोलॉजी का ही काम है भाई, पूरे लाइफ साइकिल जो उसका चल रहा है उसको तोड़ना बायोलॉजी का काम है। प्रतिरक्षा प्रणाली की समझ विकसित करना, हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र पाया जाता है जो जीवाणुओं से लड़ने हेतु सक्षम होता है, उसे सहज प्रतिरक्षा तंत्र, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है बात। आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो गया, जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। भाई जैव उर्वरक वास्तव में क्या है, ये इस तरीके के उर्वरक हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और जब मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ती है तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति स्वयं ही बढ़ जाती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, साइनोबैक्टीरिया, नस्टॉक, एनाबिना, ये सब जैव उर्वरक जीवाणु कहलाते हैं। बैक्यूलो वायरस क्या है, अब इस चीज को समझिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये नया वायरस कौन सा आ गया जिसका नाम दे रहे हैं आप बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस वास्तव में इंसेक्ट का
इंसेक्ट का मतलब कीड़ों का ये वायरस है। ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं ना, उस पे बीमारी उत्पन्न करता है। और जाहिर सी बात है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के ऊपर बीमारी कर रहा है, तो हम लोग इस बैक्यूलो वायरस को खेतों में छिड़काव कर दे। और यदि खेतों में छिड़काव करते हैं तो एक बात समझ लीजिएगा, ये कीड़ों को मार देगा। पेस्टिसाइड्स के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल कीड़े नुकसान करना बंद कर देंगे। मीन्स तितलियों को मारने के लिए ये होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां। थोड़ी देर तक और बने रहिए, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। 6, 7, 8, 9, 3, 4 ही बस, 3 ही बस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का और आंसर आप अपने घर लेकर के जाइए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये क्या है, 1.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर को पॉलीमरेज चैन रिएक्शन कहा जाता है। दोनों को एक साथ हम सॉल्व करते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है? इन दोनों को एक साथ देखते हैं। देखिए प्रतिबंधन एंजाइम और पीसीआर क्या होता है। पीसीआर की बात करें ना, पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। और पीसीआर की प्रक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अभी मैं ला रहा हूं, आप यहां पर नोटिस करिए। ये है पीसीआर टेक्निक। पीसीआर को क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन बोलते हैं। पीसीआर 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले डीएनए को लेकर के गर्म करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस तक, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। फिर उसे ठंडा करते हैं, प्राइमर को जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं एनिलिंग बोलते हैं। और लास्ट होता है एक्सटेंशन, जिसमें 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और ये इधर से इधर चला जाता है, ये इधर से इधर चला जाता है। 3 स्टेजेस में खत्म होते हैं। कौन? पीसीआर। यही है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अब बात यह है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है? जो डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के खंडों को टुकड़े में तोड़ने के लिए, मींस काटने के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। और इस एंजाइम को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ये देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? वास्तव में डीएनए के खंड को तोड़ने में मदद करता है। देख रहे हैं ना, यहां एक डीएनए का खंड था और ये क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। इसी एंजाइम को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको हम लोग कहते हैं EcoR1 कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन एस्चेरिचिया कोलाई आर स्टैंड फर्स्ट से निकाला गया है। याद रखे रहेंगे। चलिए बात, क्वेश्चन इतने आसान आसान है ना, यदि आप चाहें तो पूरा 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई आंसर, क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए कहां तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया। मलेरिया, ये जैव उर्वरक बता दिए, बैक्यूलो वायरस बता दिए। यहां पे देखिए जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है? भाई जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो बनाने का है। इसके साथ साथ पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए है। तो जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में ये हमने बता दिया। 3 लिखेंगे, 3 नंबर लेकर के जाएंगे। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। परजीवी जंतु कौन से होते हैं? वे जीव जिनका जीन चेंज करके बनाया गया परजीवी जंतु कहलाते हैं, जिनका जीन चेंज करके बनाया गया। इसका मुख्य उदाहरण आप डाली भेड़ कह सकते हैं, आप रोजी काऊ कह सकते हैं। इसका मुख्य उदाहरण, खैर एक ही उदाहरण देना है, डॉली भेड़, रोजी काऊ। ऐसे एक और भी है, क्या नाम है, ट्रांसजेनिक माउस आता है। वैसे करिए परजीवी चूहे आते हैं, परजीवी खरगोश आते हैं। ये सब के सब क्या है? परजीवी जंतु होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करिए। देखिए अंतर स्पष्ट करना है, क्या चीजें हैं ये बातें। उत्पादक और अपघटन करता क्या होते हैं? उत्पादन क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में एकांक समय में किए गए उत्पाद को उत्पादन कहते हैं। जैसे ये पौधों के द्वारा किया जाता है। अपघटन क्या होता है? मतलब जब पौधे के भाग टूट करके मृदा पर गिर जाए, उन्हें सड़ाना, गलाना ही प्रक्रिया अपघटन कहलाता है। नेक्स्ट है परजीविता और सहभोजिता में अंतर लिखिए। भाई परजीविता क्या है? परजीविता को प्लस माइनस रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, सहभोजिता को प्लस जीरो रिलेशनशिप कहा जाता है। अब प्लस माइनस क्या है? मान लीजिए हमारे सिर के ऊपर ढील है, तो ढील को हमारे बॉडी से लाभ हो रहा है, वो प्लस में चले गई, और हमें हानि हो रहा है, हम माइनस में चले गए। ये परजीविता होती है। ढील हमारे लिए होस्ट है, सॉरी,
ढील हमारे लिए पैरासाइट है, परजीवी है, और हम जो है उसके लिए होस्ट हैं। नेक्स्ट देखिए सहभोजिता का, अभी हमने एग्जांपल दिया, मान लीजिए एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, मान लीजिए मगरमच्छ के माउथ के अंदर जाकर के चिड़िया खाना खा रही है, तो भाई चिड़िया को तो लाभ मिला, लेकिन मगरमच्छ को क्या, ना ही लाभ ना ही हानि। तो ये सहभोजिता का एग्जांपल। एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मान लीजिए भैंस चर रही है और उसके किनारे जो है छोटे छोटे बर्ड्स, जो चिड़ियाएं हैं, वो आके बैठे हुए हैं, और घास चरने के कारण घास में जो फितिंगी उड़ रहे हैं वो उड़ को चिड़ियाएं खा रही हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, गाय को कोई लाभ कोई हानि नहीं है, लेकिन चिड़ियाओं को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सहभोजिता का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भाई मैं एक बात बताऊं ना, यूपी बोर्ड की खास बात, यूपी बोर्ड में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 5-5 नंबर के होते हैं, 5-5 टोटल 15 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो आपको छोड़ के नहीं आना है, और मैं श्योरली कह रहा हूं, जो मैं गेस कर देता हूं उस तरीके के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में श्योर आता है। जैसे मान लीजिए यहां पे 7वां क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करिए और शुक्राणु कहां संचित होते हैं। अब ये तो फिक्स क्वेश्चन है, या तो नर जनन अंग या तो मादा जनन अंग का क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ चित्र की बात कर रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करिए। देखिए नर जनन अंग की बात करें ना, ये आ गया नर जनन अंग, कहां गया भाई, यहां पे, ये आपको डायग्राम बना देना है, ये नर जनन अंग है। ठीक है, नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करना, बस आपको डायग्राम बनाना है, नाम लिख देना इसके बारे में। अच्छा एक चीज और देखिए, पूछा हुआ था नर जनन अंग में जो शुक्राणु होते हैं वो कहां पे आते हैं, कहां पे स्टोर होते हैं, याद कर लीजिएगा, शुक्राशय में। तो इससे भी आपको क्या मिल जाने वाला है, 1 नंबर मिल जाने वाला है। तो ये डायग्राम बनाइए, इसके बारे में वर्णन करिए, और पूरे 5 में 5 नंबर घर लेकर के चले जाइए अपने बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7वां था। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करिए। अभी इसका भी मैंने आंसर दिखा दे रहा हूं, फिलहाल तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अनुवांशिक कूट क्या होता है, अनुवांशिक कूट की विशेषता बताइए। भाई अनुवांशिक कूट क्या है, मानव के अंदर जो है जेनेटिक कोडान पाए जाते हैं, इन कोडानों की संख्या 64 होती है ना, और जिसमें से एक स्टार्टर कोडान होता है और 3 जो होते हैं स्टॉप कोडान होते हैं। AUG याद रखे रहेंगे, स्टार्टर कोडान होते हैं। ये सब का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 भी दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी दिखा रहे हैं। और किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या होते हैं, एक एक आंसर करते जाते हैं, बस आप देखते जाइए। मनुष्य के नर जनन अंग का सचित्र वर्णन और शुक्राणु कहां संचित होते हैं, ये तो हमने बता दिया, शुक्राणु शुक्राशय में संचित होते हैं, और नर जनन अंग का डायग्राम भी देख लिया आपने। नेक्स्ट है, पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करिए। देखिए बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, और इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो ये 2 और 3 नंबर में पूछे गए हैं, यानी 2 नंबर ये लिखेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है, और सचित्र मतलब चित्र भी बना करके लिखेंगे, चित्र पे 3 नंबर और लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। अनुवांशिक कोड क्या है, हमने इसका डेफिनेशन बताया, और इसकी विशेषता, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगिवस, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट्स, ऐसे करके लिख दीजिए आप। 3 में 3 नंबर और 2 नंबर लिखने पे पा जाएंगे, आप बना लीजिएगा। जैव विकास किसे कहते हैं, अभी मैं इसका भी आंसर दिखा रहा हूं, आइए एक एक करके देखिए। एक एक करके देखेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, पूरा एक साथ करेंगे तो समझ में नहीं आने वाली है। जेनेटिक कोडान ये रहा, देखिए जेनेटिक कोडान, ये तो था लघु बीजाणु जनन था, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। बस ऐसे डायग्राम से बना देना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना करके वर्णन करना था, और ये लघु बीजाणु जनन ये बताना था। नेक्स्ट पूछा हुआ था जेनेटिक कोडान, ये होता है जेनेटिक कोडान।
टोटल संख्या कितनी होती है? 64 होती है। और याद करने का मैं ट्रिक भी आपको बताया हुआ था, UCAG 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 ऐसे कैसे करके, और बाकी यू मैच कराते जाना है जेनेटिक कोडान। इसमें एक चीज याद रखे रहिएगा, जेनेटिक कोड स्ट्रिपलेट होता है, 3-3 की संख्या में काउंट किए जाते हैं। ये स्टार्टर कोडान होता है जिसका 2 फंक्शन होते हैं, और ये जो होता है ना स्टॉप कोडान होते हैं जिनकी संख्या जो है 3 होती है। यही पूछा हुआ था जेनेटिक कोडान, और जेनेटिक कोडान का ये विशेषताएं हैं। कॉपी पेन निकालिए और नोट कर जाइए। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट्स, 3-3 की संख्या में होती हैं। जेनेटिक कोड इज विशिष्टता, ये ऐसे के लिए विशिष्ट होता है। डीजेनरेट होते हैं, अपसाहित होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सबके लिए एक ही तरीके के होते हैं। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए। निरंतरता, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा हुआ था कि जंतुओं की विविधता अधिक होती है पादप की तुलना में। ये क्यों होता है, इस बात को समझिए। क्योंकि जंतुओं में गतिशीलता और प्रवासन की क्षमता ज्यादा होती है, क्योंकि जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता ज्यादा होती है, जंतुओं की शारीरिक संरचनाएं जटिल होती हैं, विविधता जनन विधियां होती हैं, पोषण की विभिन्नता होती है। इस कारण है कि जंतुओं की विविधता ज्यादा होती है पादपों की तुलना में। क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया आपके सामने। ये सब चीजें हमने आपको बता ही दिया। आइए लास्ट बात समझिए। लास्ट क्वेश्चन था कि जंतुएं विलुप्त कैसे होती हैं, कोई भी जंतु विलुप्त कैसे हो रही है, इस बात को समझिएगा। आवासीय क्षति और विखंडन, जब उस जंतु का गांव ही काट देंगे, पूरा जंगल ही काट देंगे, तो जाहिर सी बात है जंतुओं की आवासीय क्षति होगी और जंतु क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। अतिदोहन, ओवर एक्सप्लोटेशन, मीन्स क्या है? मनुष्य अधिक से अधिक जंतुओं को हंटिंग कर रहा है, मार रहा है, और मार करके खाने के तौर पर यूज कर रहा है। जिस जंतु को ज्यादा मार के खाएंगे वो जंतु जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी। विदेशी जातियों का आक्रमण, कई विदेशी ऐसी जातियां होती हैं जो देश में प्रवेश करती हैं, वहां की नवीन जातियों को नष्ट कर देती हैं। इसे कहा जाता है विदेशी जातियों का आक्रमण, जिसके कारण से भारत की जातियां नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे गाजर घास जो है वो आ जाने के कारण इस तरीके की कंडीशन हुई थी। सह विलुप्तता क्या होता है भाई? जब एक जाति विलुप्त हो तो दूसरी भी जाति उसी के साथ साथ विलुप्त हो जाए, उसे सह विलुप्तता या फिर को एक्सटिंक्शन कहते हैं। और लास्ट है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण भी जीव नष्ट होते हैं। कोई आपदा आ जाए, कोई चीज ऐसा कंडीशन हो जाए जिसके कारण से उस एरिया के जीव नष्ट हो जाते हैं। हमने आपको एक एक पॉइंट वाइज एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। देखिए भाई, आ जाओ क्वेश्चन पेपर, अभी देख लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है। वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है। हमने यहाँ पे किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति की क्षति के मुख्य कारण बता ही दिया, कौन कौन से कारण होते हैं। पृथ्वी पर 22% जंतुओं की जातियां और अपेक्षाकृत पादपों की तुलना में बहुत कम है, इसका आंसर हमने बता ही दिया। सभी का आंसर बता दिया हमने। ठीक है बातें। इसी तरीके के क्वेश्चन एनालिसिस लास्ट पॉइंट में मैं बताने वाला हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई पढ़ के जाना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आने वाले ट्रांसक्रिप्शन, और देख लीजिएगा जब बोर्ड एग्जाम होगा ना, मैं उसे दिखाऊंगा भी। इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ करके जाइए, पारिस्थितिकीय पिरामिड पढ़ करके जाइए, श्योर आने वाला है। ये सब जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं। जेनेटिक कोडान हर साल पूछे जाते हैं, पीसीआर हर साल पूछे जाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन गेस किया हूं आप देख लेना, अभी मैं बता रहा हूं, और बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। लास्ट में खैर 15 तारीख को तो मैं 100% पेपर ही एनालिसिस करके बता दूंगा कि कौन कौन क्वेश्चन इस साल आने वाला है, और मैच भी करेगा 100%। ठीक है बात। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए जुनून के साथ।